हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट। जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने कवर किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि स्थिर वैद्युत, जिसमें हमने कवर किया था चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक सेल्स, प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स। ये सभी टॉपिक हमने कवर किए थे। तो लास्ट वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा विद्युत धारा को लेके, यानी इलेक्ट्रिक करंट को लेके। हमारे घरों में बिजली जो आती है उसको ही विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। इस वीडियो में हम विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ेंगे, उसकी यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, कंडक्टेंस यानी कि चालकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध, कंडक्टिविटी यानी कि विशिष्ट चालकता। रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे जिसमें हम श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज में और समांतर क्रम यानी कि पैरेलल में रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ा जाता है। और उसके बाद विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ेंगे। और साथ के साथ हम पढ़ेंगे घरों में जो बिजली जो आती है उसमें यूनिट कैसे कैलकुलेट की जाती है, जैसे कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करने से एक यूनिट निकलती है। दोस्तों, मेरा ये यूट्यूब चैनल जीके एजुकेशन को लेकर बनाया गया है, जिसमें हम लूसेंट में जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं उनको हम कवर करेंगे। साथ के साथ करंट अफेयर से जुड़े टॉपिक भी कवर किए जाएंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले आ जाता है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या होता है? किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में यानी किसी तार में जो विद्युत आवेश जो बहता है, इलेक्ट्रिक करंट जो बहता है, उसकी जो दर होती है उसको ही विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी की जो डायरेक्शन है वो होगी पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन यानी धन आवेश की गति की दिशा। इसका SI मात्रक एम्पियर है और यह एक अदिश राशि है। विद्युत धारा को हम मापते हैं एम्पियर में और ये अदिश राशि है, जबकि इसकी डायरेक्शन होती है, फिर भी फिजिक्स इसको क्या मानती है? अदिश राशि। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आ जाता है 1 एम्पियर विद्युत धारा कितनी होती है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। यानी हम कोई एक चालक लेते हैं और उसमें जो है 1 सेकंड में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स बह जाते हैं। तो ये हमारा 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा, मतलब कि वो 1 एम्पियर विद्युत धारा होगी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। क्या होता है? किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परमाणुओं तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक के अंदर जब विद्युत धारा बहती है तो चालक के अंदर क्या कि एटम्स होते हैं और वो एटम्स मिलके क्या कि उस विद्युत धारा के लिए रुकावट बनते हैं, उनका प्रतिरोध करते हैं। तो इसे ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं। उस चालक का, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहलाता है और इसका SI मात्रक ओम होता है। इसको किस में मापते हैं? ओम में। किसको? रेजिस्टेंस को। ये इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि 10⁶ ओम होती है। हमारे शरीर के अंदर भी रेजिस्टेंस होता है और वो रेजिस्टेंस कितना होता है? 10⁶। नेक्स्ट आ जाता है ओम का नियम यानी ओम्स लॉ। क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है। यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर हम कोई ऐसा कंडक्टर लेते हैं जिसकी फिजिकल स्टेट यानी कि भौतिक अवस्था, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब क्या होती है? भौतिक अवस्थाएं होती है। इनमें किसी भी तरह कोई परिवर्तन ना, कोई चेंज ना हो, तब क्या होता है कि चालक के सिरों में यानी कंडक्टर की साइड से जो विभवांतर होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है प्रवाहित धारा के, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये है ओम्स का लॉ। यदि किसी चालक के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर V वोल्ट हो तथा उसमें प्रवाहित धारा I एम्पियर हो तो ओम के नियम के अनुसार ये हमारा सूत्र बन जाता है, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I।
कहने का मतलब है कि अगर हम कोई कंडक्टर लेते हैं, उनके दोनों पॉइंट के बीच में V का पोटेंशियल डिफरेंस हो और उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट हो कितना हो, I एम्पियर, तो ओम के नियम के अनुसार V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाकर हम क्या लगा देते हैं, R, जहाँ पर R क्या है, एक नियतांक है, एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ओमीय प्रतिरोध यानी ओमिक रेजिस्टेंस। ये क्या होता है, जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं और उनके प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। ऐसे चालक, ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ से कार्य करते हैं, ऐसे चालक के प्रतिरोध को क्या बोला जाता है, ओमीय प्रतिरोध यानी ओमिक रेजिस्टेंस, जिसका एग्जाम्पल है मैग्नीज का तार। तो नेक्स्ट आ जाता है अनओमीय प्रतिरोध यानी कि नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते, उनके प्रतिरोध को अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। मतलब ऐसे कंडक्टर जो ओम्स के लॉ को फॉलो नहीं करते, उनके प्रतिरोध को क्या बोला जाता है, अनओमीय प्रतिरोध यानी कि नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया डायोड बल्ब का प्रतिरोध और ट्रायोड बल्ब का प्रतिरोध। नेक्स्ट आ जाता है चालकता। चालकता यानी कि कंडक्टेंस। चालक कंडक्टेंस जो है प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट होता है, उसका उल्टा होता है। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक की चालकता कहते हैं। यानी किसी कंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है, उसका जस्ट रिवर्स यानी उसका व्युत्क्रम, उसका उल्टा क्या कहलाता है, चालक की चालकता। यानी रेजिस्टेंस जो है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोकता है और कंडक्टेंस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को सपोर्ट करता है, उसको बढ़ावा देता है। उसको जी के द्वारा दर्शाया जाता है और इसका सूत्र हो जाता है G = I1/R। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक करंट के अंदर हम जो भी फार्मूले पढ़ेंगे वो सभी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर न्यूमेरिकल इन फार्मूलों पर बेस्ड आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसका SI मात्रक क्या है, ओम इनवर्स यानी कि 1/ओम इसका SI मात्रक होता है, और जिसे मोह भी कहते हैं। यानी ओम होता है रेजिस्टेंस का मात्रक और मोह होता है किसका, चालकता का मात्रक। और इसकी SI इकाई सीमेन भी होती है, यानी इसको मोह के साथ किस में मापा जाता है, सीमेन में। नेक्स्ट हमारा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये क्या होता है, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती व उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम कोई चालक लेते हैं, कोई एक कंडक्टर लेते हैं, उसका रेजिस्टेंस कैसे चेक करेंगे हम, उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो उसकी लेंथ के, उस कंडक्टर की लेंथ के, उसकी लंबाई के समानुपाती होगा और उसके उस कंडक्टर के एरिया के व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अर्थात यदि चालक की लंबाई L है और उसका अनुप्रस्थ काट यानी कि उसका स्फेरिकल एरिया जो है वो A है, तो हमारा फार्मूला बनेगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। और यहाँ प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या लगाया गया, रो, जिसको क्या बोला जाता है, रो। और जहाँ पर रो क्या है, एक नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है, यानी कि इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो इस प्रकार से एक ही पदार्थ के बने हुए मोटे तार का प्रतिरोध कम तथा पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। इसलिए मोटा तार जो होता है उसका एरिया ज़्यादा होता है और एरिया रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि तार मोटा है, उसका एरिया ज़्यादा, तो उसका प्रतिरोध कम होगा, और पतले तार का एरिया कम होता है इसलिए उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। नेक्स्ट आ जाता है विशिष्ट चालकता यानी कंडक्टिविटी क्या होती है। जैसे रेजिस्टेंस की हमने रेजिस्टिविटी पढ़ी, वैसे ही कंडक्टेंस के लिए हम क्या पढ़ेंगे अभी, कंडक्टिविटी। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक का विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा के द्वारा सूचित किया जाता है, दर्शाया जाता है, और सिग्मा का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/ρ। इसका SI मात्रक इंपॉर्टेंट है किसका, कंडक्टिविटी का, जो क्या है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यानी ओम मीटर इनवर्स भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि प्रतिरोधों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को कैसे हम जोड़ते हैं। सामान्य प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। एक होता है श्रेणी क्रम जिसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, और दूसरा होता है समांतर क्रमी जिसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। यानी कि रेजिस्टेंस को हम सीरीज में भी जोड़ सकते हैं और पैरेलल में भी जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जाता है श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध समस्त प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। यदि हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो उनका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा R = R1 + R2 प्लस जितने भी हम सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। अगर 3 जोड़ते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस होगा R1 + R2 + R3। नेक्स्ट आ जाता है समांतर क्रम यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है कि संयोजित प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम यानी कि इनवर्स उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है।
अगर हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, उसमें रेजिस्टेंस निकलता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर हम तीन रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो इन तीनों का हम रिवर्स करेंगे, फिर उनको हम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, और फिर हम इसका रिवर्स करके उस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। हमारे घरों में जो डिवाइस जोड़े जाते हैं, जो बिजली उपकरण जो जोड़े जाते हैं, वे हमारे समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। और एक बात हमेशा याद रखना, रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो बिजली की खपत ज़्यादा होगी, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो बिजली की खपत जो है कम होगी। यही कारण है कि हमारे घरों में जो है रेजिस्टेंस, हमारे घरों में जो डिवाइस है वे पैरेलल में जोड़े जाते हैं ताकि रेजिस्टेंस कम हो। तो नेक्स्ट आ जाता है ओम मीटर। विद्युत प्रतिरोध को मापता है, यानी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को मापने के लिए हम किस यंत्र का, किस उपकरण का यूज करते हैं, ओम मीटर का। नेक्स्ट आ जाता है फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग प्रतिरोधकता को कम करने के लिए किया जाता है। फ्लोरोसेंट लैंप जो होते हैं उनमें हम चौक का यूज करते हैं, वो किस लिए यूज करते हैं, ताकि उसका रेजिस्टेंस कम किया जा सके। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके घर में जो बिजली जो आती है उसमें यूनिट कैसे निकाली जाती है और कितनी यूनिट खर्च होती है, वो हमें इस टॉपिक से पता चलेगा। जिसमें आ जाता है कि विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय के होने की दर को शक्ति कहते हैं। हमारे जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं उसमें कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी खपत होती है, कितनी विद्युत ऊर्जा कंज्यूम होती है, उस दर को हम कहते हैं शक्ति, विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वाट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किलोवाट घंटा मात्रक या अथवा यूनिट। हमारे घरों में जो बिजली जो आती है उनको हम यूनिट में मापते हैं, और उस यूनिट को हम दूसरा क्या बोल सकते हैं, किलोवाट घंटा मात्रक यानी किलोवाट आवर्स। एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर्स। 1 किलोवाट घंटा मात्रक अथवा 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय की जाती है, खर्च की जाती है, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की शक्ति हो, 1 किलोवाट की पावर हो। कहने का मतलब है कि 1 यूनिट क्या होती है, विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा होती है, वह क्वांटिटी होती है जो 1 घंटे में खर्च की जाती है। और 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, 1000 वाट इंटू 1 आवर। यानी कि 1 घंटे के अंदर अगर हम 1000 वाट के डिवाइस यूज करते हैं तो हमारी 1 यूनिट निकलेगी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 10 वाट का बल्ब लेते हैं और उसको लगातार 10 घंटे चलाते हैं तो 1 यूनिट कंज्यूम होगी। इस प्रकार से आपके घर में अगर लोड 1000 वाट है तो 1 घंटे में 1 यूनिट कंज्यूम हो जाएगी। अगर आपके घर में लोड 2000 वाट है तो आपके 30 मिनट में 1 यूनिट कंज्यूम हो जाएगी। और यहाँ पर फार्मूले में दिखाया गया है कि 1 किलोवाट घंटा मात्रक बराबर होता है वोल्ट गुणा में एम्पियर गुणा में 1 घंटा बटे में 1000। यहाँ वोल्ट एम्पियर किस लिए लिया गया, अगर V और I को आपस में गुणा करते हैं तो हमें पावर मिलती है। ये पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू V इंटू आई, जिसको हम किस में मापते हैं, वाट में। तो इसको हम वाट लिख सकते हैं, वाट इंटू घंटा बटे में 1000। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एम मीटर, जिसमें क्या है कि विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए एम मीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसे परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। एम मीटर क्या होता है, एम मीटर एक डिवाइस होता है, एक उपकरण होता है जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट को मापते हैं, और इसको हमेशा परिपथ में सर्किट में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यानी कि परिपथ में क्या है कि 2 तार आते हैं और एक तार के बीच में ही एम मीटर का यूज किया जाता है। एक आदर्श एम मीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए, यानी एक आदर्श यानी एक स्टैंडर्ड एम मीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 यानी कि 0। नेक्स्ट आ जाता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का प्रयोग परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। यानी वोल्ट को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वोल्ट मीटर का। करंट को मापने के लिए एम मीटर का यूज करते हैं और वोल्ट को मापने के लिए वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है। और वोल्ट मीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है, रेजिस्टेंस जो है अनंत होना चाहिए, यानी इनफिनिटी होना चाहिए। ये नेक्स्ट आ जाता है विद्युत फ्यूज यानी इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है। घरों में जो फ्यूज लगाए जाते हैं उनको इलेक्ट्रिक फ्यूज बोला जाता है, विद्युत फ्यूज बोले जाते हैं। विद्युत फ्यूज का प्रयोग परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। विद्युत फ्यूज का यानी इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज किस लिए किया जाता है, घरों में जो उपकरण जो डिवाइस लगे हैं वो सुरक्षित रहे, वो सेफ रहे, इसलिए विद्युत फ्यूज का यानी इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज किया जाता है।
और ये किसके बने होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यह टिन और सीसा की मिश्र धातु का बना होता है। टिन का उपयोग इसमें कितना किया जाता है, 63%, और सीसा का उपयोग कितना किया जाता है, 37%। यह सदैव परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सीरीज में इसको सर्किट में लगाया जाता है और इसका गलनांक कम होता है। नेक्स्ट आ जाता है गैल्वेनोमीटर। ये क्या होता है, ये भी एक डिवाइस होता है जिनका यूज हम किस लिए करते हैं, विद्युत धारा को मापने के लिए। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाला एक यंत्र है, एक डिवाइस है। इसकी सहायता से 10⁻⁻⁶ एम्पियर तक की विद्युत धारा को मापा जा सकता है, यानी कि 1/10⁶ एम्पियर, जो कि बहुत ही कम होती है, उस विद्युत धारा को मापने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है शंट का उपयोग। शंट एक अत्यंत कम प्रतिरोध वाला तार होता है जिसे गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में लगाकर एमीटर बनाया जाता है। शंट क्या है, एक कम रेजिस्टेंस का तार होता है जिसको हम क्या है कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल लगा देते हैं, तब गैल्वेनोमीटर किसकी तरह काम करता है, एक एमीटर की तरह काम करता है। मतलब कि हम उसमें विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में भी माप सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगाकर वोल्टमीटर बनाया जाता है। अगर हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक मोटे तार का उपयोग कर लेते हैं, यानी कि हाई रेजिस्टेंस वाले तार का यूज करते हैं, तो हम उसको किसकी तरह यूज कर सकते हैं, वोल्टमीटर की तरह। और वोल्टमीटर किस लिए यूज किया जाता है, वोल्ट को मापने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसफार्मर। ये क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला यह एक ऐसा यंत्र है जो उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में और निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदल देता है। इसको मैं एक फिगर के द्वारा दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। इसके लिए हम दो कॉइल का यूज करते हैं। अगर एक कॉइल में हम इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करते हैं, तो दूसरी कॉइल में जो है ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। इसको ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला जाता है, यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण बोला जाता है। पहले तो हम यहाँ देख लेते हैं, ट्रांसफार्मर जो है दो टाइप के होता है। एक को बोला जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरे को बोला जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और हर एक ट्रांसफार्मर दो कॉइल होती है, एक को बोला जाता है प्राइमरी कॉइल और दूसरे को बोला जाता है सेकेंडरी कॉइल। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसमें हम कम एसी वोल्टेज एज ए इनपुट देते हैं और ज़्यादा एसी वोल्टेज एज ए आउटपुट लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइमरी कॉइल में जो है कॉइल कम होती है और सेकेंडरी कॉइल में कॉइल ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये एसी वोल्टेज को बढ़ा देता है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, इसमें प्राइमरी कॉइल ज़्यादा होती है और सेकेंडरी कॉइल कम होती है, इसलिए ये क्या करता है, ज़्यादा एसी वोल्टेज को कम एसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि हमारे जो ट्रांसफार्मर है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करते हैं। इसमें क्या होता है कि उच्च यानी हाई एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या फिर निम्न यानी कम एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदल देता है। यह केवल प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट के लिए प्रयुक्त की जाती है। घरों में जो पावर सप्लाई आती है वो एसी करंट होती है, और जो बैटरी वगैरह होती है उनमें जो है डीसी वोल्टेज होती है। एसी को अल्टरनेटिंग करंट और डीसी को डायरेक्ट करंट बोला जाता है। और जो ट्रांसफार्मर जो है वो सिर्फ एसी वोल्टेज पर ही काम करता है। और ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए नरम लोहे का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर के जो क्रोड जो कॉइल बनाई जाती है उसके लिए किसका यूज़ करते हैं, नरम लोहे का। नेक्स्ट आ जाता है एसी डायनामो यानी कि जनरेटर जिसको बोला जाता है। ये क्या करता है, यह एक ऐसा यंत्र होता है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। और ट्रांसफार्मर की तरह एसी डायनामो भी क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पर काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है विद्युत मोटर यानी इलेक्ट्रिक मोटर जो घरों में यूज की जाती है। यह एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ये जनरेटर के जस्ट अपोजिट होती है। इसमें विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी इनपुट के रूप में दी जाती है और वो क्या करती है, उसको मैकेनिकल एनर्जी में यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। क्योंकि मोटर से हम बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े यंत्र चला सकते हैं। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ट्रांसफार्मर, जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर तीनों किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट आ जाता है डिस्टकारी यानी रेक्टिफायर। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को डिस्टकारी कहते हैं, यानी कि रेक्टिफायर बोला जाता है। एसी करंट को डीसी करंट में बदलने के लिए हम इस यंत्र का यूज करते हैं। एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा और डीसी मतलब डिष्ट धारा। जो हमारे घर में जो इन्वर्टर होते हैं उनमें हम रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं जो एसी को डीसी में बदलता है, और वह डीसी जो है
इन्वर्टर के साथ जो बैटरी लगी रहती है उसमें स्टोर हो जाती है, और फिर वही इन्वर्टर क्या करता है, उस डीसी को एसी में बदल के घरों में पावर सप्लाई भेजता है। तो नेक्स्ट आ जाता है माइक्रोफोन, जिसको हम माइक भी बोल सकते हैं। यह क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ध्वनि ऊर्जा यानी साउंड एनर्जी, जो हम बोलते हैं, बात करते हैं, वो हमारी क्या होती है, साउंड एनर्जी होती है। और उसको माइक्रोफोन क्या करता है, उसको विद्युत ऊर्जा में यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और माइक्रोफोन भी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज डेनमार्क के वैज्ञानिक ओस्टर्ड ने की थी। तो यानी इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसके बारे में किसने बताया था, ओस्टर्ड। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, डेनमार्क के। और डेनमार्क कहाँ पे है, यूरोप में। नेक्स्ट आ जाता है प्राथमिक शक्ति स्टेशनों पर जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है वह प्रत्यावर्ती धारा होती है, यानी कि पावर स्टेशन यानी पावर हाउस जो होते हैं वहाँ पर कौन सा करंट पैदा किया जाता है, अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट। और उसकी जो वोल्ट होती है वो कितनी होती है, 22,000 वोल्ट। ग्रिड उप स्टेशन ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टता बढ़ा देते हैं जो 1,32,000 वोल्ट तक भी हो सकती है, ताकि विद्युत संचरण में विद्युत ऊर्जा का क्षय बहुत कम हो। ग्रिड सब स्टेशन ट्रांसफार्मर होते हैं, वो क्या करते हैं, इस 22,000 वोल्ट को 1,32,000 वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स का। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था, हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, जिसमें हमने आज इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और उसको कैसे मापा जाता है। साथ के साथ रेजिस्टेंस के बारे में, कंडक्टेंस के बारे में हमने कवर किया। उसके बाद हमने एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, जिससे हम करंट को मापते हैं, वोल्ट को मापते हैं, उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने कुछ यंत्र, कुछ डिवाइस पढ़े, जिनमें है ट्रांसफार्मर, एसी डायनामो जिसको जनरेटर भी बोला जाता है, इलेक्ट्रिक मोटर, माइक्रोफोन के बारे में पढ़ा, जो सभी किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे जो वीडियो मैं लेकर आऊँ उनका नोटिफिकेशन, वो वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, अपने कंपटीशन एग्जाम की अच्छे तैयारी करें, ताकि आप जल्दी जल्दी सक्सेसफुल हो सके। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक सभी को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।